गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सारे लॉ। उसके रिगार्डिंग हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, और ये चैप्टर का लास्ट आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वापस एंट्रेंस लेवल से वापस एक बार क्रॉस में डॉक्टर तुषार पटेल यही चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं और मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। तो कल मैंने होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए थे। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ हमने फिनिश कर ही लिए बच्चों। केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन कौन से लॉ है उनको हम पढ़ चुके हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, उनको थोड़ा सा देख लेता हूँ। कुछ बच्चों के क्वेरी भी आ रही थी, तो होमवर्क कर लेते हैं बच्चों फिर से हम। क्या है होमवर्क में क्वेश्चन बच्चों? पहला एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबसन। 3 ग्राम कोई हाइड्रोकार्बन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहा था, प्रॉब्लम फर्स्ट मैंने आपको दी थी बच्चों। क्या प्रॉब्लम फर्स्ट थी? 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन है कोई, 3 ग्राम Hc। समझ आइए तुम, मैं इसको शॉर्ट ही लिख रहा हूँ। कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था मैंने। 3 ग्राम कोई हाइड्रोकार्बन है जिसको कंबसन करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन के कंबसन से 8.8 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। और इस 3 ग्राम से ही हाइड्रोजन कितनी मिल रही है आपको? 5.4 ग्राम वाटर मिल रहा है। इतनी CO2 मिल रही है और वाटर मिल रहा है, वो मिल रहा है 5.4 ग्राम ऑफ वाटर, इतना प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको ये लॉ है वो क्या प्रोड्यूस इलस्ट्रेट कर रहा है? 3 ग्राम कोई हाइड्रोकार्बन है और उससे आपको 8.8 ग्राम CO2 और 5.4 ग्राम पानी मिल रहा है। तो ये इलस्ट्रेशन क्या बताता है? कौन से लॉ को बताता है? अभी तक हमने सारे लॉ पढ़ दिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस जिसका दूसरा नाम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, गैल्यूसेक वॉल्यूम लॉ, सारे लॉ हमने पढ़े। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ सारे हम बात कर चुके। तो ये क्या बताता है? तो ऐसी प्रॉब्लम बच्चों नीट में कई बार आ जाती है, कई बार IIT में आ जाती है कि ये 3 ग्राम पूरा हाइड्रोकार्बन है और उस 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन से आपको 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। तो आपने पूरे चैप्टर में इसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। ऐसे को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, भारात्मक विश्लेषण कहते हैं हम उसको हिंदी में। ये कोई NCERT में ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलती। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 ग्राम पदार्थ का कंबसन कर रहे हो, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, ध्यान से समझना। 3 ग्राम कोई हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट कंबसन कराने के लिए, कोई भी चीज़ का कंबसन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और उस कंबसन करने पर इतनी CO2 मिलती है और इतनी H2 मिलती है। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये फॉर्मूले, अभी तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। IIT एडवांस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये फॉर्मूला जरा हटके में दिमाग में रखना बच्चों। क्या है? जरा हटके जो आपका काम करा देगा फटक से। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज, कंपोजिशन, कार्बन कितना परसेंट है इसमें, तो आपको याद रखना है। पहले इसका एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला दिमाग में रखिए बच्चों। 12 क्या होता है? कार्बन का मोलर मास, 12 इंटू मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, कितना इतने ग्राम से कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। फार्मूला देखना, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, ये फार्मूला आपने अभी तक NCERT में या पहले चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा है। मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट? 44। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60 इंटू 2, 32 प्लस 12 44 इंटू वेट और मास बहुत आर सेम, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन अथवा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस हाइड्रोकार्बन को मैं एक और अनदर नेम से जानता हूँ जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या वेट और मास बहुत आर सेम इनटू 100। देखना आप, ये फॉर्मूला होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन डिटर्मिनेट करने के लिए। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अथवा हम ऐसा कह सकते हैं इन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की
परसेंटेज टकावारी, हम देसी लैंग्वेज में ऐसा क्या अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो कार्बन का परसेंटेज कितना होगा 12 इंटू मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितना मिल रहा है 8.8 ग्राम, 8.8 देखना ये सर बोट यहाँ तक पूरा दिख रहा है, देखना नीचे तक, 12 इंटू 8.8 ग्राम अपॉन 44 फॉर्मूले के बेस्ड इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स पूरा हाइड्रोकार्बन कितना है, प्रॉब्लम में आपको दिया है 3 ग्राम इंटू 100। अब सॉल्व करो, कार्बन का परसेंटेज कितना आएगा, तो कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन के अंदर या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन की टकावारी के लिए 12 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस या मास और वेट बहुत आर सेम, मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो ये CO2 का वेट कितना प्रोड्यूस हो रही 8.8 ग्राम और 44 इंटू 3 इंटू 100, तो कार्बन का परसेंटेज आप निकाल लो, कितना परसेंट कार्बन आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना परसेंट आ रहा है अमाउंट ऑफ, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू मोल्स ऑफ CO2 कह दो, मोल्स ऑफ CO2 कह दो, या फिर ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखो तो ये मास अपॉन मोलर मास, तो ये मोल हो जाएगा बच्चों 12 इंटू मोल्स ऑफ CO2, ऐसा याद रख लो। चलिए ये तो कार्बन की परसेंटेज, कार्बन के परसेंटेज के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैंपल, पूरे सैंपल के अंदर कार्बन का परसेंटेज, तो कितना ग्राम दिया था आपको 8.8 ग्राम दिया है और इसका मोल, इसको और शॉर्ट कर दो, चलो ये आपको पता नहीं चले नया फॉर्मूला तो इसको अलग ढंग से कर लेते हैं हम, और तरीका लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन इन सैंपल, ये पूरा सैंपल है, इसमें कार्बन की अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ कार्बन इन सैंपल, इस पूरे सैंपल में कार्बन का अमाउंट, तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लो, आपका एक और तरीका है 8.8 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, तो मोल ऑफ CO2, ये क्या निकल जाएगा बच्चों मोल निकल जाएगा, कितना मोल आ जाएगा इंटू 12 कर लो, क्योंकि कार्बन का मोलर मास इस सैंपल में कार्बन इंटू 12 कर लो, 12 कहाँ से आया, कार्बन का मोलर मास होता है 12, अब इसको काट दो, अब इसको सॉल्व कर लो, मोल ऑफ CO2 इन सैंपल, CO2 के मोल इस सैंपल में अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा ये 12 से मल्टी, ये तो मोल हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन, तो ये क्या हो जाएगी अमाउंट ऑफ कार्बन, ये पूरा नाम दे दो इसको, अमाउंट ऑफ कार्बन इन सैंपल, तो मोल इंटू कार्बन का मोलर मास, तो मोल कितने आएंगे मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा सैंपल के अंदर कार्बन की अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा इसको सॉल्व करो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 2.4 ग्राम, आई होप 2.4 ग्राम, ये समझ में आया, मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। इसी तरह से दूसरा क्या मिल रहा है इसके अंदर 5.4 ग्राम ऑफ H2O, तो H2O के मोल इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कर लो, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन सैंपल, जैसे कार्बन का आया वैसे के वैसे अमाउंट ऑफ H बोले तो हाइड्रोजन इन सैंपल, ये पूरे सैंपल के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज, क्या हाइड्रोजन का परसेंटेज है, हाइड्रोजन की अमाउंट क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, जैसे यहाँ पर किया था मोल निकाल दो इसके 5.4 डिवाइड बाई 18 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 2, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, 0.6 ग्राम आ जाएगा, ये 0.6 ग्राम, ये सैंपल के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट आ गई और ये कार्बन की अमाउंट आ गई इस हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब इन दोनों का सम करो तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए 2.4 प्लस 0.6, यानी कि कितना होगा 2.4 प्लस 0.6, यानी कि पूरा सम कितना होगा 3, और गिवन हाइड्रोकार्बन का वेट भी कितना है 3, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, टोटल मास क्या हो रहा है कंजर्व हो रहा है, सम कर दो 2.4 प्लस 0.6, तो टोटल इसका कितना आ रहा है 3 ग्राम,
और हाइड्रोकार्बन, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वेट भी आपको दिया है, वेट ऑफ Hc, हाइड्रोकार्बन का वेट जो गिवन है वो भी 3 ग्राम है। तो ये जो आपने सॉल्व किया सैंपल के अंदर कार्बन की अमाउंट और सैंपल के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट, दोनों का सम कितना हो रहा है, कार्बन का अमाउंट ऑफ कार्बन इन सैंपल, मोल ऑफ कार्बन इंटू 12 और मोल ऑफ वाटर इंटू मोलर मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सैंपल में दोनों का सैंपल का मास आ रहा है 3 और हाइड्रोकार्बन का मास भी, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन भी 3 है, तो दोनों का वेट बराबर आ रहा है। मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंजर्व, सो दिस इज लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। आप देख लो कल जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपका राइट आंसर आएगा इसका ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये बताता है। क्लियर हुआ। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए 2 फॉर्मूले, मोल ऑफ कार्बन इंटू 12 और मोल ऑफ वाटर इंटू 2 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है और इसमें कार्बन का होता है। तो ये कार्बन की अमाउंट आई, ये हाइड्रोजन की अमाउंट आई। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड, तो दोनों का सम 3 ग्राम आ रहा है और हाइड्रोकार्बन का वेट भी 3 ग्राम है। तो मास ड्यूरिंग रिएक्शन मास पूरा कंजर्व है। सो दिस इलस्ट्रेशन लो सो द मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ रहा हूँ सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया था उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, सीख जाओगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो बोलना। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इलस्ट्रेशन द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को कौन सा इसमें से ऑप्शन बताता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ क्या था कि कोई 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीपल होते हैं, कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो उसका जो मास आएगा वो सिंपल रेशियो के अंदर या मल्टीपल रेशियो के अंदर होगा। तो इसमें ऑप्शन देखो आप, H2O में क्या होता है, 2 HO और S, ऐसा करके मैंने बताया था मल्टीपल में। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल होंगे तो क्या बनाएगा H2O, और यहाँ 2 हाइड्रोजन एक सल्फर के साथ मिलेंगे तो क्या बनाएगा H2S, H2O H2S, और यहाँ S और 2 O के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा यहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या बताता, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो ये ऑप्शन सी में दिया है देखो, H2O H2S और SO2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा H2O, H2S और SO2 shows the law of multiple proportions। प्रॉब्लम नंबर जो मैंने आपको कल 2 दी थी, कौन सा रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को बताता है, तो ये एग्जांपल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताया था 2 कंपाउंड्स। देखो आपको पता होगा, कल का लेक्चर आपने देखा है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3, 2 कंपाउंड X एंड Y, 2 कंपाउंड X एंड Y, और वो क्या करते हैं, हैव सेम परसेंटेज कंपाउंड्स कंपोजिशंस। 2 कंपाउंड X और Y और उनका परसेंटेज कंपोजिशन सेम है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो कंपाउंड क्या हो सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा वो क्या हो सकते हैं। उन सेम परसेंटेज कंपोजिशन है तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा। एम्पेरिकल फार्मूला सेम आएगा बट मॉलिक्यूलर फार्मूला मे बी सेम और डिफरेंट। तो वो क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं, आइसोमर हो सकते हैं, आइसोमर और आइडेंटिकल दोनों हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका होगा डी, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और आइसोमर भी हो सकते हैं एंड बोथ हो सकते हैं। मतलब ऑप्शन आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अब आप समझिए, आइडेंटिकल मीन्स एक्स और वाई दो कोई कंपाउंड है, एक्स एंड वाई, और उनका परसेंटेज कंपोजिशन सेम है, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा। एम्पेरिकल फार्मूला जो आप पढ़ चुके हो निकालना, एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा स्टूडेंट, एम्पेरिकल फार्मूला सेम। अगर एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा बट मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी डिफरेंट हो सकता है, तो एम्पेरिकल फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, तो वो आइसोमर हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल हो सकते हैं, या आइसोमर और आइडेंटिकल बहुत हो सकते हैं, इसलिए आपका आंसर आएगा बहुत गिवन। अब देखो ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट तो हो गया, लेकिन
और इसके अंदर जितनी प्रॉब्लम लगा सको। इस वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में करा देता हूँ, और फिर अगले वीडियो में मैं बात करूँगा, सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जस्ट इसमें सब कुछ बातें हम पढ़ ली इस चैप्टर में। पहला टॉपिक आपका था केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, बहुत कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री का यूज़ मेडिकल फील्ड में, AZT और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाई आती है, सिस्प्लेटिन, ये बताया था आपको, सिस्प्लेटिन का फार्मूला वगैरह सारे लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। AZT एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस के बाद हमने पढ़ा था मोलर मास निकालना, साइंटिफिक नोटेशन, पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट राइट कैसे करते हैं, पावर कैसे बढ़ती है कैसे घटती है। साइंटिफिक नोटेशन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। फिर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, वो भी बातें थी कुछ, केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन आ जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा था मोलर मास निकालना, फिर मोल कॉन्सेप्ट में आए थे हम, मोल निकालना, मोल के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हमने की थी। फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम की थी। फिर स्टोइचियोमेट्री इन रिएक्शन पढ़ा था, मास रिलेशन, मोल रिलेशन, मास मोल रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन। उसके बाद हमने बात की थी लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम, और उसके बाद हम आए थे स्टोइचियोमेट्री इन सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, फॉर्मुलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट टू वेट फ्रैक्शन, वेट बाय वेट। इस तरह से ये चैप्टर आपको काफ़ी कुछ हद तक कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हुए मैंने बेसिक चढ़ाया है। मेरे हिसाब से लेवल 1 तक आपका कुछ बातें आप सीखे होंगे। लेवल 2 अब पढ़ाने आएंगे आपको डॉक्टर तुषार पटेल, ये चैप्टर वापस पढ़ाएंगे अगले क्लास में 1-2 दिन के अंदर, तो आप और उसको स्ट्रॉन्ग लेवल पे ले जा सकते हो। अब मैं आगे मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और बात कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन, थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मिसलेनियस प्रॉब्लम, सम इम्पोर्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम बच्चों आपके माइंड को थोड़ा स्टॉर्म कराएगी, थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें कराता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ मिसलेनियस प्रॉब्लम में। सो हाउ SnCl2 एंड SnCl4 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आपको ऐसा कहे, सो क्वेश्चन नंबर 1, सो ऐसा आप बताओ, सो हाउ SnCl2 एंड SnCl4, Sn बोले तो टीन का लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है स्टेनस क्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये आपको बताना है ऐसा कि कैसे SnCl2 और SnCl4 लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को यहाँ टीन का मोलर मास होता है, टीन का लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है स्टूडेंट स्टेनस, और स्टेनस का मोलर मास होता है 119, स्टेनस का मोलर मास 119.5, और क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्लोराइड का मोलर मास होता है। सेम वे यहाँ क्लोरीन का मोलर मास कितना आएगा 35.5 इंटू 2 71, यहाँ टीन का मोलर मास तो इतना ही रहेगा 119.5, बट SnCl4 का मोलर मास 35.5 इंटू 4, यानी कि ये 71 है तो ये 71 का डबल होगा 2, और ये हो जाएगा 114, यानी कि 114। तो ये कैसे बढ़ रहा है, मल्टीपल में बढ़ रहा है। टीन का मास तो कांस्टेंट है 119.5 है, बट बच्चों क्या हो रहा है, दूसरा एलिमेंट कौन है, क्लोरीन का मास यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल में ग्रोथ हो रहा है। 71 था, फिर 71 2 जा 142, तो क्लोरीन का मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन दूसरे एलिमेंट जो कंबाइन हो रहा है बार बार उसका मास मल्टीपल में बढ़ेगा, तो क्लोरीन का मास यहाँ पर मल्टीपल में बढ़ रहा है इन दोनों में। तो ये क्या बताते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, यानी कि ये 1:2 क्लोरीन का रेशियो क्या होगा, Cl का रेशियो इन दोनों में, SnCl2 और SnCl4 के अंदर क्लोरीन का रेशियो क्या होगा 1:2, इसका 1 और ये 2, क्लोरीन का रेशियो 1:2 आ रहा है।
Here ratio of the mass of chlorine is 1:2 in both the compound, so it shows the law of multiple proportions. तो ये क्या बताता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को बताता है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम में आगे मैं बढ़ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, लेकिन अब इजी टू हार्ड की तरफ जा रहा हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग का तो थोड़ा सा दिमाग का स्टॉर्मेशन आपको करना आना चाहिए, तूफान आना चाहिए आपके माइंड में कुछ। चलिए लिखता हूँ एक क्वेश्चन में अच्छा वाला, आप करके दिखाना मुझे, हो सकता है तो। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO? कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। मैंने आपको एक बात बताई थी, मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, मोल कॉन्सेप्ट में हर एक स्टूडेंट को मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 एटम के मास का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन मास ऑफ 1 एटम। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? आपको याद होगा या नहीं मुझे पता नहीं। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था? मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम या n एटम, एक एटम का मास निकालना हो तो उसका एटॉमिक मास अपॉन Na, या फिर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स कह दूं मैं। एक फार्मूला नंबर 2 इसमें, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स, तो आपको बताया था फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास बाई Na। क्या आ जाएगा बच्चों? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na, मॉलिक्यूलर मास CO का, हर एक बच्चे को मोलर मास निकालना आता होगा। कार्बन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, 14 प्लस 16 कितना होता है? 14 प्लस 16 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 14 प्लस 16। कार्बन और ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा बच्चों? फिर से देखो, कार्बन का 14 नहीं होता, कार्बन का 12 होता है, सॉरी माइनर मिस्टेक होती है। कार्बन का 12 होता है, 12 प्लस 16 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 24 प्लस 2 से 28 डिवाइड बाई Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप आप समझ गए होंगे। मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो इससे डिवाइड कर दो इसको, 10⁻23 ऊपर जाएगा तो माइनस का 23 होगा, और ये 6 की टेबल में राउंड अप काट लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए देखें। आई होप 4.65 इंटू 10⁻23। 4 सॉल्व करो इसको, 4.65 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सेकंड एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा वाला दे देता हूँ मैं, ठीक है बच्चों? ये समझ में आया आपको? प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है आपको देखना इधर फिर से, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जल्दी हम आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखना, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई 240 ग्राम ऑफ SO2। कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP। STP क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई, STP ऑक्यूपाइड बाई, नोट कर लेना, ऑक्यूपाइड बाई 240 ग्राम ऑफ SO2। 240 ग्राम ऑफ SO2। SO2 क्या होती है बच्चों? सल्फर डाई ऑक्साइड। 240 ग्राम ऑफ SO2। तो इसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाई 240 ग्राम ऑफ SO2। सॉल्यूशन करो, इसका वॉल्यूम निकालना है STP पर 240 ग्राम ऑफ SO2।
आपको पता है कि 1 मोल गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है, 22.4 लीटर। आपको इस छोटा कॉन्सेप्ट पता होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस, एनी गैस, कोई भी गैस, लेकिन उसका 1 मोल हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती है, 22.4। तो यहाँ पर 240 ग्राम SO2 है तो इसके मोल निकाल दो पहले। शॉर्टकट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मोल ऑफ SO2। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास आपको है 240 बाई मोलर मास। SO2 का मोलर मास कितना होता है, सल्फर का मोलर मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का भी 32 64। अब ये कितने मोल आ जाएंगे, जल्दी करो बेटा, मोल कितने आ जाएंगे, काट दो इसको, कितने छोटे फॉर्म में ले आओ, 6 की टेबल में काट लो, 624, 8 की टेबल में काट लो, चलो 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24, 8/30। और अब छोटे फॉर्म में ले आओ, 8 1 8 4 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3.6 बचा, हो गया 60 એટલે 8 7 जा 56, बाकी बच गए 4, 3.75 मोल आ गया। अब आप जानते हैं, वी नो 1 मोल गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। एट एसटीपी का है उसमें, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम घेरती है, 22.4। तो हमारे पास मोल कितना है बच्चों, 3.75 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई हाउ मच, वी डोंट नो, x। वी यूज द यूनिटरी मेथड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। गोइंग टू 22.4 मल्टीप्लाई बाई 3.75 डिवाइड बाई 1 की तो कोई सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा देख लीजिए इसको राउंड अप करके। यहाँ पर दोनों पॉइंट है, 22.4 इंटू 3.75 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, कितना वॉल्यूम आ जाएगा, आई होप 22.4 डिवाइड बाई 3.75 मीन्स आ जाएगा 84 लीटर। हाउ मच, 84 लीटर। इसको सॉल्व कर लेना, 84 लीटर इज योर आंसर, दैट्स ऑल। आप कर लोगे, मैंने जो रास्ते बताए, जो तरीके बताए, उस तरीके से जाओगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो। वीक से वीक बच्चा अगर मेरे फॉर्मूले को, मैंने मोल कॉन्सेप्ट से जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने सीखा, उस कॉन्सेप्ट से जाना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। अदरवाइज और दूसरी मेथड से सर पढ़ा रहे हैं, अभी आगे आ रहे हैं सर पढ़ाने, तो उस मेथड से भी आप करना, हो सकता है उनकी मेथड आपको समझ में आती है तो वो यूज़ करना। वो एंट्रेंस के सारे क्वेश्चन सर कराने वाले वापस, तो एक बार आपको और प्रॉफिट होने ही वाला, आई होप। चलिए बच्चों आगे बढ़ते फिर से क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ मैं जा रहा हूँ। 6 × 10⁻20 molecules of CO2 are removed from 220 milligram of CO2. What are the remaining mole of CO2? CO2 के कितने मोल रह जाएंगे? लिखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 × 10⁻20 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इतने मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिमूव्ड, CO2 आर रिमूव्ड। 6 × 10⁻20 molecules of CO2 are removed from 220 milligram of CO2, from 220 milligram of CO2, इतने मिलीग्राम CO2 से रिमूव किया है, मिलीग्राम ऑफ CO2। What are the remaining mole of CO2? What are remaining mole of CO2 is your answer। चलिए
6 into 10⁻20 molecules of CO2 are removed from 2 to 0 milligram of CO2. What are remaining mole of CO2? CO2 के कितने बाकी बचे हुए मोल रहेंगे? तो पहले तो मिलीग्राम को आप बदल दो ग्राम में. यू नो वेरी वेल 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम. तो यहाँ पर ये कितने मिलीग्राम रिमूव कर रहा है? 220 मिलीग्राम. 220 मिलीग्राम को ग्राम में बदल दो और फिर CO2 के मोलर मास से डिवाइड करके उसके मोल निकाल दो. तो कितने मोल हो गए? फिर मोल ऑफ CO2 रिमूव्ड, कितना रिमूव किया उसने? 6 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को भी मोल में बदल दो तो इतना. अब पहले जो मोल आ रहे हैं उसको रिमूव किए गए मोल में से सब्स्टिट्यूट कर दो तो बाकी मोल रिमेनिंग मोल आएंगे. तो बच्चों पहला काम ये इतनी थी. पहले टोटल CO2 है कितनी? 220 मिलीग्राम. तो मोल ऑफ CO2 के मोल गिवन मास 220 मिलीग्राम को ग्राम में बदलो क्योंकि मोल निकालने का फॉर्मूला ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास. तो 220 into 10⁻³ ग्राम अपॉन CO2 का मोलर मास 44. तो मोल कितने आ जाएंगे CO2 के? पहले मोल जो इतने मोल आ जाएंगे. मोल कितने? फ्रॉम इसमें से इसको रिमूव किया है. तो मोल कितने हैं? 220 into 10⁻³ डिवाइड बाई 44. तो कितने मोल आएंगे स्टूडेंट? सॉल्व कर लीजिए इस प्रॉब्लम को. मोल आ जाएगा 5 into 10⁻³. इसका डिवीजन दे दो तो मोल आ जाएगा 5 into 10⁻³ मोल. अब यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल हटा दिए. एक फार्मूला बताया था इसको मोल में, जब मॉलिक्यूल्स दिए तो मोल में कैसे बदलते हैं? मैंने एक फार्मूला बताया था N into Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब आपको देखो मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा है वो, तो मॉलिक्यूल्स को मोल में कैसे बदलेंगे? ये मोल निकालना है N, तो ये Na इसके नीचे चला जाएगा ना. तो मोल का एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na. तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको मिलेगा मोल मिलेगा. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6 into 10⁻20 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर Na कितना है? 6.022 into 10⁻23. वैल्यू पुट करो यहाँ 6.022 into 10⁻23. अब देखो ये राउंड अप में 6 ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 20 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻23. तो कितना बचेगा? 10⁻3. 10⁻3 का मतलब 1/1000 यानी कि 0.001 इतने मोल. अब कितने मोल रिमेनिंग? व्हाट आर रिमेनिंग मोल? पहले इतने थे, इतने में से इतना रिमूव कर दिया मोल. ये भी मोल आया है, ये मोल है, देख लो ये मोल और ये भी मोल, रिमेनिंग मोल. अब कितने मोल बाकी रह गए? मैं इधर कर लेता हूँ. रिमेनिंग मोल कितने मोल बाकी रह गए? 5 into 10⁻³ -3 5 into 10⁻³ minus 10⁻³ अब ये -3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.005 minus 0.001. अब कितने मोल रिमूव रह गए बाकी के? अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों. कितने मोल आ जाएगा आंसर आपका? आई होप आंसर आ जाएगा 4 into 10⁻³ ये आ जाएगा 4 into 10⁻³ या इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 0.004. एक ही बात है और दैट्स ऑल योर आंसर. अब इस तरह की और कई तरह की प्रॉब्लम आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन आपको जाते जाते कुछ खास बातें बता रहा हूँ मैं. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, हाइड्रोकार्बन दिया, उसमें अकेले कार्बन का परसेंटेज निकालना, वो तो अमाउंट थी. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? मोल इंटू कार्बन का मोलर मास जो दिया. लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में ज़रा हटके के कुछ फॉर्मूले, ये आप नोट कर लिया बच्चों. आई होप 1-2 फार्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ जाते जाते जरा हटके में आप याद रखना. ये चैप्टर आज से अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, अब नया चैप्टर पढ़ेंगे. अब आप प्रॉब्लम लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़रा हटके में 2 फार्मूले याद रखना. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की टकावारी निर्धारित करनी है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. C परसेंटेज इज इक्वल टू 12 इंटू CO2 फॉर्म्ड. वो आपको क्वेश्चन में देगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेट करने पर इतनी CO2 बनती है, अपॉन 44 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मास ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप कहते हो हाइड्रोकार्बन इनटू 100, ये कार्बन के परसेंटेज का फॉर्मूला है, याद रखना। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेशन करने पर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने पर कार्बन का परसेंटेज, तो 12 इंटू CO2 फॉर्म्ड अपॉन 44 इंटू वेट ऑफ इंटू 100। इसी तरह से H परसेंटेज, हाइड्रोजन की टक्कावारी निर्धारित करनी है, तो 2 इंटू H2O फॉर्म्ड, एस्टिमेशन के दौरान कितना पानी बन रहा है, अपॉन 18 पानी का मोलर मास इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन या मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूले ज़रा हटके में दिमाग में रखना, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। आज की बात को मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ, ये दोनों फार्मूले थोड़े अलग है। एक और बात, आप और भी चीज़ें हैं, लॉस मीट नंबर क्या होते हैं, ऐसे तो ज्ञान पानी से पतला, जितना पढ़ोगे उतना कम है। ये चैप्टर आज फिनिश हो गया बच्चों, और खूब प्रैक्टिस करिए आप, एक बार और आप उसको एंट्रेंस के लेवल से पढ़िए। 32 ईयर के नीट के पेपर, 40 ईयर के JEE के पेपर करिए सॉल्व। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं।